सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद की श्रृंखला लगातार जारी है। आपको विदित ही है, इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रवास पर हैं और वहां पर उन शख्सियतों से रूबरू हो रहे हैं जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका में। कई हमने प्रत्याशियों से लगातार बात की है, कुछ बड़े नेताओं से बात की है। बड़े नेताओं के क्रम में आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के साथ हैं। इस शख्स को महज एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं बल्कि विचारक के तौर पर भी देखा जाता है। इस देश की सनातन धर्म परंपरा के संदर्भ में जब बात आती है तो इस शख्स के व्याख्यान को सुनने के लिए स्वमेव हजारों की भीड़ भी उमड़ पड़ती है। राजनीति का यह योद्धा समय के साथ अलग अलग कदम उठाता है तो लोग भौचक्के रह जाते हैं कि इतना विचारवान व्यक्ति ऐसा भी कदम क्यों उठा लेता है। लेकिन कई बार महसूस करते हैं कि वह पटरी से उतरे, लेकिन वो बार बार पटरी पर ही दिखाई देते हैं। ऐसी कमाल की शख्सियत जिसके साथ में है, जिसने कम उम्र में ही बतौर मंत्री, बतौर संगठन प्रमुख अलग पहचान कायम की, वह शख्स एक बार फिर बड़ी भूमिका में दिखाई दे रहा है। नाम उनका मुकेश नायक है। मुकेश नायक कांग्रेस की इस आपाधापी के दौर में मीडिया विभाग की कमान संभाल रहे हैं। यूं मुकेश नायक को इससे बड़े पदों पर देखने के हम लोग आदी रहे, पर जो भी परिस्थितियों में मुकेश नायक इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। इस लोकसभा चुनाव को वह किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। देश और प्रदेश की दिशा वो क्या देख पा रहे हैं, इसे जानने में भी दिलचस्पी है। तो सीधे मुकेश नायक जी की ओर रुख करते हैं। और मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चुनावी संवाद में। और शुरुआत अपने उस जिज्ञासा से ही करते हैं। लोकसभा चुनाव पे तो बाद में बात करेंगे। मुकेश नायक जी को आज से 20 साल 25 साल पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की संभावना के तौर पर भी देखा जाता था। मुकेश नायक को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी लोग आकलन करते थे कि ये शख्स नहीं होना चाहिए, मुकेश नायक जी को होना चाहिए। वो मुकेश नायक जी अनुभव के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर दायित्व लेने के लिए तैयार हो गए। क्या ऐसी परिस्थिति रही कि मुकेश नायक जी को लगा कि मुझे ये दायित्व निभाना चाहिए? बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे। ये बात बुरी लग रही थी कि राजनीति इतनी बिगड़ैल हो गई है, और ये बात भी बहुत बुरी लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश की राजनीति का स्वरूप है उसको इतना बदल दिया। लोग डर के कारण दल बदल करने लगे। लोग फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगा के दल बदल करने लगे। एक विचार पर टिकना, एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होना और एक सही दिशा में काम करना बिना लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाए, इसकी बहुत कमी राजनीति में आई। और इस घटियावाद के दौर में राजनीति को पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे लगा कि ऐसे दौर में काम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भूमिका छोटी है या बड़ी है। ऐसे समय में जब पार्टी को आवश्यकता है और अपन किसी आकांक्षा को पाले हुए नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करें, इस दिशा में काम करें और पार्टी की मदद करें। एक बात बताओ मुकेश भाई, कांग्रेस को एक बड़ा वर्ग सनातन विरोधी तौर पर देखता है। भारतीय जनता पार्टी तो बताती ही है ये तो सोच से, कर्म से ही हिंदुत्व विरोधी हैं। और मुकेश नायक जी से जब भी बात करते हैं तो मुकेश नायक जी तो सनातन धर्म की व्याख्याएं करते हुए तमाम मंचों पर दिखाई देते हैं। तो जब आपके तमाम साथी भाजपाई होली है तो आप काहे यहाँ पे डले हुए हैं? जब आपके मन और मिजाज के व्यवहार के अनुसार जब भारतीय जनता पार्टी है, राम भक्तों की पूरी टोली इस समय भाजपा में जाने के लिए बेकरार है कांग्रेस की, ऐसे में राम कथा को मंचों से कहने वाले मुकेश नायक कांग्रेस की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी उल्टी गंगा मुकेश नायक क्यों बहा रहे हैं भाई? हम यहाँ डले हुए नहीं हैं जी, हम अपने स्वयंस्फूर्त अनुशासन में हैं, पूरी ऊर्जा के साथ हैं, पर क्यों? और सोच समझ और विचार के साथ पूरी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ यहाँ टिके हुए हैं। इसलिए कि डेमोक्रेसी में अकेली सत्ता का महत्व नहीं है, सरकार को जगाने का, उनकी गलत नीतियों को उजागर करने का
और अपोजिशन का रोल भी उतना ही गंभीर और महत्वपूर्ण है जितना सत्ता का है। आपने कहा सनातन धर्म, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे 20 जनवरी के पहले राम थे ही नहीं? 20 जनवरी को भगवान राम भारतवर्ष में आए हैं क्या? ये फर्क है सोच का हमारे और भारतीय जनता पार्टी के। सनातन का मतलब है सदैव, और जो सदैव है वो जन्म और मृत्यु से भी ऊपर है। हम भक्त लोग हैं, अनुराग और भक्ति से भरे हुए हैं। हम जब कथा बोलते हैं तो राम जन्म का हर कथा में उत्सव मनाते हैं। आज ही भारत में हजारों जो कथाएं चल रही होंगी उसमें हजारों जगह भगवान कृष्ण और राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा होगा। ये भाव राज्य है, अनुराग और भक्ति का प्रश्न है। भक्त को ये छूट है कि जब चाहे ऐसा उत्सव मना सकता है, लेकिन ज्ञानी को ये छूट नहीं है। ज्ञान का अर्थ है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्। उपनिषद ये कहते हैं कि एक ही देव है जो समस्त भूतों में व्याप्त है, जो सर्वकालिक है, सदैव है, जन्म और मृत्यु से ऊपर है, जो नित्य है, स्वयं प्रकाश है, अनादि है, अनंत है, अपरिवर्तनशील है, और अपरिवर्तनशील रहते हुए भी इस जगत में संपूर्ण परिवर्तनों का अधिष्ठाता है। उसके नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। सीधे सीधे भारत की राजनीति में आप धर्मांधता पैदा करके धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर रहे हो, धर्म को राजनीति का औजार बनाए हुए हो, और ऐसे एक विभाजनकारी राम की व्याख्या कर रहे हो जो उनका असली स्वरूप नहीं है। हमने रामचरितमानस पढ़ी, हमने वेद उपनिषद शास्त्र और पुराण पढ़े, हमने गीता पढ़ी। ये गलत तरीका है धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने का, और उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि आप सनातन विरोधी हैं। ये बात हुई पूरे देश में कि राम नाम जपना पराया माल अपना। दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो। सत्ता जिससे सवाल पूछे जाना चाहिए उससे सवाल मत पूछो, अपोजिशन पार्टी से सवाल पूछो, और सत्ता और शासन का दुरुपयोग करो, खूब खाओ, दिन में 4-4 घंटे सो, और वोट मांगते समय जय श्री राम करने लगो। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ना करो। जय श्री राम पर इतना ऐतराज है मुकेश नायक जी को, और जो तुष्टीकरण के संदर्भ में आप पे आक्षेप रहे कांग्रेस के संदर्भ में कि आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण ही कांग्रेस की नीति का मूलभूत आधार रहा, इसको लेकर भी मुकेश नायक जी कोई दृष्टि है क्या? इसके संदर्भ में चूक मानते हैं कि कांग्रेस ने समय के साथ जो कदम उठाए उसने कहीं ना कहीं इस देश के हिंदू बहुसंख्यक को भाजपा के पास भेजने में बड़ी भूमिका निभाई? मुकेश नायक तो विचारवान व्यक्तित्व है, मानते इस बात को कि कहीं ना कहीं इस स्तर पर कांग्रेस चूकी इसलिए भाजपा को अवसर मिला? ये साइकोलॉजिकल वॉर है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इस तरह का विभाजनकारी चिंतन खड़ा करना। मुझे एक चीज आप बताइए कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आप पूरे देश के चुनाव का एनालिसिस करें, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी को थ्रेट करने के कारण बीजेपी में जाती है। आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के कारण नहीं, किसी राजनीतिक विचार या प्रतिबद्धता के कारण नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जाता है। आज हिंदू को हिंदू इकट्ठा कर रहा है क्या? मुसलमान को मुसलमान इकट्ठा कर रहा है क्या? ओबीसी एक बयान देता है, हिंदुओं में हिंदू इकट्ठा होते हैं। बीजेपी का कोई धार्मिक नेता एक बयान देता है, मुस्लिम इकट्ठे होते हैं। तो ये कैटलिस्ट है, ये उत्प्रेरक है, जो एक असुरक्षा की भावना समाज में पैदा करके एक अघोषित संगठन का निर्माण करते हैं। वो भारतवर्ष में हो रहा है। हम लोग कहाँ से सनातन विरोधी हो जाएंगे? हम लोग आपने कहा कि जय श्री राम से इतनी आपत्ति क्यों है? हमें क्यों जय श्री राम से आपत्ति है? सनातन विरोधी क्यों हो जाएगा, ये आपका सवाल तो बड़ा मौलिक है मुकेश नायक जी। पर दिक्कत यह है ना कि जो आपके साथ कल तक दाएं या बाएं बैठते थे, कुछ आगे कुछ पीछे बैठते थे,
वो भाजपा में जा रहे हैं और ये कहते हुए ही जा रहे हैं कि मैं ऐसे सनातन विरोधियों के साथ में जीवन नहीं गुजार सकता, सनातन को गालियां दी जाएं और मैं उस पार्टी में बना रहूं, ये मेरे से संभव नहीं है। सुरेश पचौरी ये बोलते हैं, जगत बहादुर सिंह अन्नू ये बोलते हैं, देश भर में कांग्रेस की रीति नीति के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर अपने आप को दिखाने वाले गौरव वल्लभ भी आजकल यही बोलते हुए भाजपा का दामन थाम लिए हैं। मुकेश नायक जी तो देखने सुनने वाले आदमी है, अपने साथियों की ये सब बातें तो सुनते होंगे, तो थोड़ा इस पर रोशनी दें। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके अपने जो थे ना वो ये बता रहे हैं। सुरेश पचौरी सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? 24 साल जब बिना चुनाव लड़े सांसद बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तब कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी नहीं थी। इतने आधारहीन आदमी को 2 बार केंद्र में एक बार रक्षा मंत्री और दूसरी बार मिनिस्टर पर्सनल बनाया, इतने गंभीर जिम्मेदारी, कैबिनेट मिनिस्टर जिसकी जड़ें ही नहीं है जमीन में, तब कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया सुरेश पचौरी को, तब कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं थी। अब सनातन विरोधी हो गई, इसलिए हो गई कि अब यहां मिलना कुछ नहीं है, संघर्ष करना है, समय बचा नहीं, उम्र बीत गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, अब चले गए बीजेपी में। बीजेपी को क्या देंगे वहां जाके? इनको कांग्रेस में आधारहीन अचंभा कहा जाता था, रूटलेस वंडर, सुरेश पचौरी को। सुरेश पचौरी ने रायसेन जिला, होशंगाबाद जिला, भोपाल जिला और नरसिंहपुर जिला, इन 4 जिलों में 25 साल अपना एकाधिकार बनाकर रखा और पूरे संगठन को, पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। उनके जाने से बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। आपने कहा कि आधारहीन व्यक्तित्व, तो भाई ऐसे आधारहीन को 4-4 बार राज्यसभा में पार्टी ने क्यों भेजा? क्यों ऐसे आधारहीन व्यक्ति को 2-2 बार केंद्र में मंत्री बनाया? और सवाल तो मुकेश नायक जी फिर आपकी पार्टी के संदर्भ में और समय के नेतृत्व में लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? जो बात आज आप कह रहे हैं उनके जाने के बाद में कि आधारहीन व्यक्ति थे, तो ये सवाल तो फिर उस दौरान के राजीव गांधी, सोनिया गांधी, पीवी नरसिम्हा राव सब पे खड़ा होता है। इनकी बुद्धि, इनकी समझ, इनकी सोच को क्या हुआ था जो ऐसे व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण स्थितियों में रखे हुए थे? क्या कहते हैं नायक साहब? इन नेताओं से सुरेश पचौरी की तुलना नहीं हो सकती। राजीव गांधी जी कितने बार चुनाव जीते, वो कैसे आधारहीन होंगे? नरसिम्हा राव कितने बार चुनाव जीते, वो रुके मुकेश नायक जी, मेरे सवाल को समझिए। मैंने कहा कि सुरेश पचौरी को राज्यसभा में 4 बार भेजने का फैसला किसने लिया? उत्तर दे रहा हूं जी, ये गलत फैसले कांग्रेस पार्टी ने किए जी, और जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। जी। ऐसे आधारहीन लोगों को आगे रखा, जिन्होंने अपने साथ आधारहीन लोगों को आगे बढ़ाया और जनाधार वाले लोग पार्टी के अंदर घुटन और बेचैनी महसूस करते रहे। आप अभी हमसे कह रहे थे कि आपको उचित स्थान क्यों नहीं मिला? इसी तरह के लोग थे जो षड्यंत्र करके आधार वाले लोगों को पीछे हमेशा कांग्रेस पार्टी में ढकेलते रहे, और जब देखा कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई है तो साथ छोड़ के चले गए। आपने कहा कि आप भाजपा को क्या दे देंगे? ये सवाल तो फिर जाके वीडी शर्मा जी से होना चाहिए, डॉक्टर मोहन यादव से होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान से होना चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय से होना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा जी से होना चाहिए। ये सारे के सारे जलसे के लिए मौजूद थे जिस समय सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दुपट्टा उतार भाजपा का दुपट्टा पहनने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। ऐसे चुके हुए और थके हुए आदमी के लिए क्यों भाजपा का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व पहुंचा हुआ था? देखिए, बीजेपी बहुत चतुराई से काम करती है। बीजेपी इतना बड़ा जो दल बदल का महापर्व चला रही है, वो ये बता रही है जनता के बीच में कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, जबकि जो लोग ये जा रहे हैं इन्हीं के रहते कांग्रेस 3 बार चुनाव हारी, इन्हीं के रहते कांग्रेस पार्टी कमजोर थी। अब आपके हर जिले में देख लीजिए, आप भोपाल जिले में देख लीजिए, हजारों नए कार्यकर्ता तैयार हो गए जो सुरेश पचौरी के रहते घुटन और बेचैनी महसूस करते थे, वो मैदान में आ गए, वो काम कर रहे। सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, उसके बाद हम लोग कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने
तो हम ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा सीट जीते कि नहीं जीते। और आज भी लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी ग्वालियर और चंबल संभाग में है। तो आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया, हवाओं में तो बड़ा तैर रहा था, कमलनाथ जी भी चल दिए हैं, मुकेश नायक जी के कानों तक पहुंची होगी, थोड़ा उसके भी किस्से कहानी हमसे साझा करते हैं मुकेश नायक जी। देखिए, बीजेपी बीच बीच में जब ये साइकोलॉजिकल वॉर, जब ये मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाती है तो बीच बीच में सुगूफे छोड़ती है ताकि एक फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पार्टी के अंदर पैदा हो, एक असुरक्षा का बोध पैदा हो कि अरे इतने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ। और ये प्रोपोगंडा करके कमलनाथ जी वाला बीजेपी ने इसका फायदा भी उठाया। लोगों को लगा, इतना प्रचार प्रसार उसका हुआ कि जब पार्टी के लोग हिल गए, उन्हें लगा कि जो हमारी पार्टी का आधार स्तंभ है, जब वही बीजेपी में जा रहा है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं थी, सुगूफा था। ऐसा शिगूफा था। सज्जन सिंह वर्मा बोले हाँ मुझे भी साथ में ही जाना होगा, दीपक सक्सेना बोले कि कमलनाथ जी का सम्मान नहीं रहा है, 2-4 दिन में हम सब लोग चले ही जाएंगे, और दीपक सक्सेना 2-4 दिन में नहीं 2 महीने बाद चले ही गए। तो नायक साहब क्या मानते हैं, कमलनाथ जी ने समय रहते इस विषय का खंडन नहीं किया, इसने माहौल खराब किया, कमलनाथ जी की साख को धक्का पहुंचा, कांग्रेस की साख को धक्का पहुंचा, और कुल मिला के वातावरण में एक असमंजस निर्मित हुआ। कमलनाथ जी अगर दृढ़तापूर्वक इसका खंडन कर देते तो इतनी असुरक्षा पैदा नहीं होती। कमलनाथ जी को ये लगा जो कोई विषय है ही नहीं तो उसका खंडन हम क्यों करें, और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। तो अब अपन वापस लोकसभा चुनाव पर आते हैं। क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को, मुकेश नायक जी का अनुभव? मैंने ये सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में चुनाव को अच्छे से लड़ पाएगी, लेकिन मैं मैदान में देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सधा हुआ चुनाव लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता संगठित हैं, और जो भी लोग पार्टी में हैं वो पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी में एक ताज़ी हवाएं बह रही हैं, और जो लोगों ने जगह खाली की है उनकी डेमोक्रेटिक स्पेस को भरने के लिए लोग आतुर हैं, खड़े हो गए हैं और तैयार हो रहे हैं, और पूरी क्षमताओं के साथ काम भी कर रहे हैं। आप देखिए छिंदवाड़ा को लेकर कितना बीजेपी ने अपनी शक्ति लगाई और क्या क्या नहीं किया। पहले ये झूठ फैलाया कि कमलनाथ जी कांग्रेस में आ रहे हैं, अब उनके क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं का दल बदल कर आया और हल्ला मचा रहा है कि वो कमजोर हो रहा है। हिमांशु जी, 4 जून को जब रिजल्ट खुलेगा आप और हम बात करेंगे। कमलनाथ जी पहले से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं छिंदवाड़ा से। दूसरी चीज़, अनेक लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सतना है, ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है, राजगढ़ है, जहां पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और अनेक क्षेत्रों में अपनी मंडला है, बढ़त बनाए हुए। ये क्या कमाल हो रहा है। मुकेश नायक जी बता रहे हैं राजगढ़ कांग्रेस जीत रही है। मुकेश नायक जी को पता है ना राजगढ़ से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? राजगढ़ में 100% दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। वो बहुत सालों के बाद लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने लोगों की बहुत मदद की है, बहुत जनप्रिय नेता हैं। एक एक गांव में 10-10 लोगों को नाम लेकर वो बुलाते हैं, और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उन्होंने इतने वर्षों में तैयार किए हैं सब उनके लिए काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक सीट राजगढ़ की ऐसी है जो हम कह सकते हैं 100% कांग्रेस जीत रही है। ये कमाल कैसे हुआ? मुकेश नायक जी तो अभी तक हमें बताते थे कि कांग्रेस के संदर्भ में कहानी जो भी गड़बड़ होती है वो माननीय राजा साहब के कारण होती है। आज मुकेश नायक जी हमको बता रहे हैं राजा साहब कमाल कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि जो भी गड़बड़ होती है राजा साहब के साथ होती है, कभी इस विषय पर आपसे मेरी बात नहीं हुई है। सहमति असहमति राजनीतिक दलों में नेताओं के बीच में होती है। विस्तार से बोलता हूँ नायक साहब, अगर आपको अप्रिय ना लगे, भाई जिस समय कमलनाथ की सरकार गई थी तो पूरे देश में मुकेश नायक सबसे चर्चित व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय चैनल में बैठ कर बता रहे थे ये सरकार क्यों जा रही है। वो मुकेश नायक आज वर्तमान कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस की ये बता रहे हैं कि राजगढ़ जीत रहे हैं, दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं, और दिग्विजय सिंह ने जो मेहनत की है, जो लोगों की मदद की है, उसके कारण से जीत रहे हैं।
क्या ऐसा देख पाए मुकेश नायक जी, या इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? उस समय जो भी मैंने बोला था वो भी सत्य है, और इस समय जो मैं बोल रहा हूं ये भी सत्य है। जी सत्य बदलता नहीं है, झूठ बदलता है। झूठ का निर्माण करने वाले होते हैं, सत्य का निर्माण करने वाले नहीं होते हैं। आपने मुझसे पूछा राजगढ़ सीट के बारे में, ये बिल्कुल सत्य है कि राजगढ़ सीट में दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं। तो क्या मुकेश नायक जी ये मानते हैं कि 2019 में प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने गड़बड़ की थी? 29 सीटें थी, सरकार कांग्रेस की थी, और नतीजा जब आया तो 28 सीटें कांग्रेस हार गई। और अभी मुकेश नायक जी, जब कांग्रेस हारी नहीं विधानसभा चुनाव, बुरी तरह हारी, तब बोल रहे हैं दमदारी से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, कई सीटें जीतने जा रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है ऐसा, जी पश्चिम बंगाल में हमारी सीटें बढ़ रही हैं, जी बिहार में हमारी सीटें बढ़ रही हैं, जी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ है हिमांशु जी। जी उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़ेंगी, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। आप देख लेना जब रिजल्ट खुलेगा। प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता कम की है, जी और अनेक कारण हैं उसके। एक तो अनेक अवसरों पर वो असत्य कथन करते हैं। जी दूसरी चीज, जो एक इवेंट मैनेजमेंट है उनका, वो एक्सपोज हो गया है, और रॉक स्टार की तरह वो जो जनता के बीच में जाते हैं, ये चीज धीरे 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 जनता को पसंद नहीं आ रही है। जो दूरदर्शन पर, प्रचार माध्यमों पर और सब जगह पर जिस तरह का उन्होंने एक अधिकार बना लिया है, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग एक स्वतंत्र, निर्भीक अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेम है भारत का, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम हो या ऑटोनोमस फ्रेम हो, यानी जो संवैधानिक ढांचा हो देश का और जो स्वायत्त संस्थाओं का ढांचा हो, उसको मोदी जी ने कमज़ोर किया है भारतवर्ष में। पूरे एनजीओ पर कब्जा कर लिया भारतवर्ष के, पूरे खेल संगठनों पर कब्जा कर लिया, पूरी नगर पालिका, पूरी की पूरी मंडी कमेटियाँ, पूरे के पूरे सहकारी बैंक, पूरा का पूरा जो नगर पंचायत, नगर पालिकाओं से लेकर जितना भी स्वायत्त क्षेत्र है भारत का, जहाँ लीडरशिप पनपती है, जहाँ लोग उड़ान भरते हैं अपने राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए और शुरुआत करते हैं राजनीतिक जीवन की, वो पूरे के पूरे क्षेत्र जो है उनका निजीकरण हो चुका है भारतवर्ष में। आप आज, मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहता और ना करना चाहिए। आज निर्वाचन आयोग का क्या हाल चाल है, आज किस तरह से अपोजिशन पार्टी के लोगों को कमज़ोर करने के लिए उन पर छापे मारे जा रहे हैं। क्या जो अजीत पवार हैं महाराष्ट्र में, उन पर पूरी बीजेपी ये कह रही थी कि 25,000 करोड़ का घपला किया इन्होंने, और बीजेपी में उप मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन गए वो। ऐसे कितने उदाहरण बताएं, आपको तो सब पता है। एक लिमिटेड टाइम होता है इंटरव्यू का, लेकिन आप देखिए, लेकिन थोड़ा विरोधाभास है ना। मुकेश नायक जी का इतना दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव ये कह रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता गिर गई है, भाजपा का आकर्षण गिर गया है, जनता जो है भाजपा को पसंद नहीं कर रही, मोदी जी को पसंद नहीं कर रही। तो कांग्रेस के नेता जनता के मिजाज को भाप पाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं नायक साहब? क्योंकि कांग्रेस को तो भाजपा बहुत भारी है भाई, रोज देखते हैं, प्रदेश में नहीं देश में देखते हैं, जो चाह रहा है वो भाजपा में जा रहा है। उसे लगता है भविष्य अगर कहीं है तो भाजपा में है, और नायक साहब कह रहे हैं कि जनता के स्तर पर भाजपा नहीं भा रही है। ऐसा विरोधाभास, कांग्रेस फिर भ्रमित है। क्या होता है हिमांशु जी, किसी भी राष्ट्र की में सभ्यता और संस्कृति में निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन आते हैं। कभी कभी किसी देश में आया कि ये मार्क्स का अर्थशास्त्र चलेगा, यहाँ किसी देश में आया कि यहाँ समाजवाद चलेगा, किसी देश में आया कि यहाँ पूंजीवाद चलेगा। अभी भारतवर्ष घटियावाद के दौर से गुजर रहा है, और जो पूरी पॉलिटिकल कल्चर भारतवर्ष की चेंज हुई है, उसमें डंडे का,
पैसे का, शराब का और राजनीतिक प्रतिबद्धता का और जो वैल्यूज़ है पॉलिटिकल, उसमें जो कमी आई है, ये घुटन और बेचैनी पैदा करती है, ये घिन पैदा करती है। जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिस तरह से जहां दल बदल नहीं कराना चाहिए था वहां दल बदल कराया। मध्य प्रदेश की ही सरकार पैसे के जोर पर गिराई गई और प्रश्न किया गया कांग्रेस के लोगों से। गिराई जाती है अपोजिशन पार्टी की सरकार और प्रश्न किया जाता है अपोजिशन से कि आप अपने एमएलए नहीं संभाल पा रहे। अरे भाई, किसी पर अगर डंडे का, जांच एजेंसियों का, पैसे का, उसके दिमाग पे हजारों तरह के आप दबाव तैयार करोगे और कंडीशनिंग करोगे माइंड की, और सबसे कमजोर अवस्था में उसके मन और दिमाग को लाके उसका दल बदल करा लोगे आप, तो इस पॉलिटिकल कल्चर को आप उचित मानोगे क्या? नहीं, अब कल्चर तो सीधे विभाजन के तौर पर देखा जाता है। नायक जी इस पर दृष्टि दे, एक तरफ नरेंद्र मोदी की शख्सियत है, दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी है। थोड़ा नायक साहब भी हमें समझाएं कि देश मोदी जी को खारिज करके राहुल गांधी को क्यों पसंद करे। इसलिए पसंद करेगा कि धीरे धीरे जो उनकी प्रतिमा को विद्रूप किया गया था सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए गए भारतवर्ष में राहुल गांधी की प्रतिमा को खंडित करने के लिए, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे देश का नौजवान और पूरा भारतवर्ष ये समझने लगा है कि राहुल गांधी जिस मिट्टी का बना है, उस मिट्टी से अब देश का परिचय हो रहा है। राहुल गांधी एक बहुत बहादुर, साहसी, अपने कहे पर, सिद्धांत पर बिना डरे खड़े रहने वाला आदमी। कितनी जांच एजेंसियां पीछे लगाई, 50 घंटे किसी से लगातार पूछताछ हो, 55 घंटे एक सिटिंग में, आप कल्पना कर सकते हो? और कैसा डर दिखाया कि भाई बस अब पूरे देश में हल्ला के बस अब जेल जाने ही वाले हैं, जेल जाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा भेजो हमें जेल, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, ईडी ने जो पूरे भारतवर्ष में छापे डाले, तो एक तरीका होता है किसी भी जांच को करने का, उसकी फलकों को निकालने का, उसके निष्कर्षों को निकालने का। मुझे ये बताइए कि ईडी जांच कर रही है, आरोप सिद्ध कर दिए, 2 साल तक आप चालान पुटअप नहीं कर रहे जेल में, क्योंकि कानून ऐसा है कि जब तक चालान पुटअप ना होगा, जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं होगा, आरोप पत्र तय नहीं होगा कोर्ट के लिए, तब तक जमानत नहीं होगी। आपके पास कोई सबूत नहीं है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, कहावत है कौवा कान ले गया, उसके आधार पर सारे आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लिए, आरोप पत्र बना दिए, लेकिन आप कोर्ट में पुटअप क्यों नहीं कर रहे? आपने राहुल जी के संदर्भ में इतनी अच्छी बात की। आपका नाम मुकेश नायक है, एक और राजनीतिज्ञ हैं, उनका नाम डॉक्टर मोहन यादव है। दोनों एक नाम राशि हुए, मामा। वो मोहन यादव जी ने अभी बताया कि राहुल गांधी तो राजनीति के लायक ही नहीं है। राहुल गांधी अभी शेड्यूल आए थे, महुआ खाकर बता दिया कि उनका शौक क्या है। अब जिसको राजनीति के लायक भी नहीं माना जाता है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको मुकेश नायक देश के प्रधानमंत्री के लायक समझ रहे हैं। बड़ा विरोधाभास है। इस देश में सदियों से, हजारों साल से महुआ खाया जाता है, महुआ पिया जाता है। महुआ हमारी ग्रामीण और वन स्थलों की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। महुआ धरती के रंग जैसे लोग, एक डुबरी बनती है जिसकी खीर बनती है महुआ की, मैंने खाई है, सिमैया डाल के महुआ की डुबरी की खीर। मोहन यादव को एक बार वो खीर खाना चाहिए। इसलिए खाना चाहिए कि शहर के लोग जानते नहीं है कि वन स्थलों में रहने वाले लोगों का खान पान, भोजन, संस्कृति और परंपरा क्या है। देखिए, मोहन यादव चीफ मिनिस्टर मटेरियल हैं क्या? वो अभी हाथ काट काट के देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने कि सपना आ रहा है? वो चीफ मिनिस्टर के मटेरियल हैं क्या? अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी आगे प्रशासन प्रवाह में आने दीजिए, आपको पता लगेगा कि पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके मंत्रालय चलाती है। इनको आता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका फायदा नौकरशाही उठाती है। तो आपको कितना फायदा हो रहा है? आपका मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव को तो प्रशासन ही नहीं आता है। शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। कितना अनुकूल अवसर है कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। अगर आप मान रहे हैं कि मोहन यादव तो इस लायक ही नहीं है, तो माने कि 29 की 29 भाजपा सपना देख रही है, कांग्रेस जीतने जा रही है। कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर मटेरियल क्या है
विचार बहने की प्रक्रिया क्या है, ये 2 महीने में 3 महीने में पता नहीं लग जाती। अभी उनको बने हुए बहुत कम समय हुआ है। जब वो मंत्रालय में बैठेंगे, जब विधानसभा में सब्जेक्ट डिमांड्स पर चर्चा होगी, जब विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, उनकी रिप्लाई आएंगे, उनका अपीयरेंस होगा, तब उनके भीतर जो असली मटेरियल है वो पता लगेगा। वो सिद्ध करें उनके अंदर ये मटेरियल है कि नहीं, उनके पास अवसर मिलेगा आगे चल के। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह के वक्तव्य वो हल्के दे रहे हैं, जिस तरह के ब्लो डिग्निटी वो अपने अपोजिशन लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि विचारों में वो बहुत बहुत हल्के हैं। अच्छा, ये तो आपने डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में बता दिया। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार, उनके विषय में मुकेश नाइक जी के क्या ख्यालात हैं? वो कांग्रेस का कितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अभी तो बने हैं, अभी कहाँ। जीतू पटवारी जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने हुए अभी 2 महीने तो हुए ही हैं। और हिमांशु जी, मैं दावे से कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में 20-25 साल के बाद दूसरे पाले में बॉल गई है। नहीं तो बहुत सीमित नेता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चलाते रहे हैं। और जिस तरह की फ्रेशनेस कांग्रेस पार्टी में आनी चाहिए थी, इस विषय को मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि वो अभी समय नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि नए लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है। अब हमें चाहिए, नए लोगों को चाहिए कि अपने आप को सिद्ध करें, मेहनत करें, नेटवर्क करें, संगठन बनाएं, अच्छे अच्छे लोगों को निकाल के लाएं और उनको सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखें, बिना भेदभाव के, बिना चमचागिरी के। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी अगले 3-4 सालों में एक पूरे संगठन को खड़ा कर देगा, जितनी मुझे उनकी क्षमताएं पता है। और हम जैसे अनुभवी लोग उनके साथ हैं मदद करने के लिए, वो हमारा साथ ले रहे हैं। जब तो हम इन जगहों पर काम करने के लिए उनके साथ राजी हुए हैं, ये उनकी क्षमता है कि उन्होंने हमें राजी किया कि आप आइए और काम करिए हमारे साथ। जीतू पटवारी जी के लिए बोला, उमंग सिंगार के लिए 2 शब्द भी ना निकले मुकेश नाइक, ऐसा क्या नाराजगी भाई? देखिए, उमंग सिंगार जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी वर्ग का, उस वर्ग में वो बहुत पढ़े लिखे नेता है, अच्छी पृष्ठभूमि के नेता हैं। पहले 2 सत्रों में उन्होंने ये बताया है कि वो अपोजिशन की धार और पैनापन उनके अंदर है। वन मंत्री के रूप में उन्होंने बताया है कि एक विभाग को मंत्री के रूप में कुशलतापूर्वक वो चला सकते हैं और उनके अंदर एक बड़े नेता का मटेरियल है और वो आदिवासियों के सही प्रतिनिधि हैं। उनका बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा आने वाले समय में और उनकी लीडरशिप विकसित होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैंने दोनों सवाल इसलिए किए थे मुकेश भाई कि बीच में बड़ी सुर्खियां रही, ये पटवारी जी और सिंगार जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और किससे पूछते हम? हमें लगा मीडिया विभाग के प्रमुख हैं मुकेश नाइक जी, वही बता दें भाई दोनों के बीच में ठीक ठाक क्यों नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो फिर ये खबरें क्यों बन रही हैं कि ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, कोई कारण ही नहीं है मतभेद का। अभी कोई ऐसे निर्णय हो रहे हैं क्या जिसमें मतभेद हो? ये फैलाई गई बात है। और अभी 2 दिन पहले कल जो पत्रकार वार्ता हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में, उन्होंने ज्वाइंट रूप से उसको एड्रेस किया। वो साथ में फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, वो साथ में कैंपेन कर रहे हैं। बीच में 10-12 दिन का पीरियड एक ऐसा रहा जिसमें उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्हें वायरल हुआ और गले में समस्या हुई उनको। तो गले में सूजन होने के कारण डॉक्टर ने कहा कि नियमित रूप से ये आपको वॉइस रेस्ट देना है और आराम करना है, नहीं तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उन्हें लंबा प्रचार करना था और अगर 7-8 दिन वो रेस्ट नहीं करते तो फिर 20-25 दिन के लिए वो प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग कर जाती, इसलिए उन्होंने रेस्ट। तो मतलब उनके शरीर को वायरल हुआ और टकराव की खबरें वायरल हो गई, बस इतना ही हुआ। ये तो बीजेपी यही तो करती है, यही तो खेल है राजनीति का। जो नहीं है उसको बता देना, यही तो बीजेपी का पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है। तो अपन आखिरी बिंदु पर आते हैं नायक साहब। देश के लिए भी बात की, प्रदेश के लिए भी बात की, पर कुल मिला के 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी 29 में से 28 जीतने में कामयाब हुई 2019 में। पर भाजपा को संतुष्टि नहीं है, भाजपा को खिन्नता है कि हम 1 सीट ना जीत पाए। इस बार अर्श से लेकर फर्श तक का हर कार्यकर्ता और नेता ये बताने में लगा है इस बार 29 की 29 भाजपा को जा रही है। नायक साहब क्या देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी भी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। सोचिए आप,
झूठ का स्तर देखिए, एक बार नहीं 10 बार, अब की बार 400 पार। आप बताइए 400 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है क्या? 414 जगह पे प्रत्याशी दे चुकी है बीजेपी, बीजेपी नहीं, एनडी बीजेपी के गठबंधन दलों के साथ उनके ये प्रत्याशी हैं, इंडिविजुअल बीजेपी के 400 प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी का तो उन्होंने 370 बोला है और एनडीए के लिए 400 पार बोला है। अब जो भी है भाई, आदमी का लक्ष्य है। 77 कैंडिडेट भी बीजेपी के नहीं है जी। आप बताइए, 377 कैंडिडेट भी नहीं है, यानी 100 नंबर का पेपर है और कह रहे हैं उसमें हमको 125 नंबर मिल जाएंगे। ये गणित तो हमारी समझ में नहीं आता, आपकी समझ में आता है क्या? अब की बार 400 पार, 400 कैंडिडेट चुनाव में नहीं लड़ रहे। हमें तो इतना ही समझ में आता है कि पिछली बार 300 पार कर गई थी, तब भी आप ऐसे ही सवाल करते थे लोग कि भाई 300 पार भाजपा पर कर गई, तो इसलिए सवाल करना पड़ रहा है। 29 में जीत गई तो सवाल करना। बात कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि किस राज्य में सीटें बढ़ रही हैं बताइए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है बताइए? छिंदवाड़ा नहीं, छिंदवाड़ा नहीं हार रही जी, हमारी सीटें बढ़ेंगी जी। हम छिंदवाड़ा जीत रहे, राजगढ़ जीत रहे, मुरैना जीत रहे, ग्वालियर जीत रहे, भिंड जीत रहे, मंडला सीट जीत रहे हम, और भी सीटें बहुत बहुत क्लोज फाइट में हैं। और ये केवल इसलिए है कि बीजेपी के दंभ, अहंकार और अभिमान के कारण। आपने देखा प्रीतम लोधी का आज वीडियो वायरल हुआ है, जानवरों की तरह एक आदमी को लठ से मार रहा है। चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं राम राज्य लाएंगे, देश को विश्वगुरु बनाएंगे, और चुनाव के बाद जल्लादों जैसा काम करते हैं। ये इनका असली चेहरा है, और इसके कारण जनता में नाराजी है, इस दंभ और अभिमान के कारण। जनता ये समझने लगी है कि यहां बीजेपी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एकाधिकारवाद को, अधिनायकवाद को, मोनोपोली को यहां कंट्रोल करने की आवश्यकता। और हिमांशु जी, ये बहुत भावना प्रधान देश है, इसका स्वभाव है जब इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल, विचार या व्यक्ति अनियंत्रित होता है, तो इस देश के आदमी का यह स्वभाव है कि वो चाहता है कि उसको नियंत्रण में होना चाहिए। तो देश नियंत्रण में लाना चाहता है। मुकेश जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दम आ गया है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अधिनायकवादी हो गया है और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुकेश नायक का राजनीतिक अनुभव ये कह रहा है कि कांग्रेस न केवल कुछ सीटें जीत रही है बल्कि बहुत कुछ जीतने जा रही है। पार्टी से बड़ी संख्या में नेता छोड़ रहे हैं। उनके संदर्भ में मानना है मुकेश नायक जी का कि नए लोगों के लिए संभावनाएं पैदा हो रही हैं। कांग्रेस एक नए स्वरूप में आने वाले समय में दिखेगी। उन्हें उम्मीद है कि जीतू पटवारी, उमंग सिंघार का नेतृत्व ताजी हवा के झोंके के तौर पर है और इसके परिणाम आने वाले 3-4 साल में उन जैसे अनुभवी राजनेताओं के सहयोग के साथ जमीन पर दिखेंगे। अब मुकेश नायक जी को उम्मीदें तो बहुत है, पर आने वाला समय ही बताएगा कि उनकी उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं और कितनी नहीं होती हैं। पर बहरहाल मुकेश नायक जी, एक तो आपका धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच समय निकालने के लिए, और शुभकामनाएं आपकी उम्मीदों के लिए। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलते हैं नई शख्सियत से चुनावी संवाद में। सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी दे दीजिए याद। सादा प्रणाम।